नमस्कार। मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम कनिष्क को साहित्य और कलाओं के संरक्षक के रूप में देखते हैं। पहले हम सबसे पहले शॉर्ट में कनिष्ककालीन विद्वानों का परिचय देते हैं। अश्वघोष बुद्ध चरित्र का रचयिता एवं अति प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान। वासुमित्र महाविभाषा का रचयिता, ये बौद्ध ग्रंथों का विश्वकोश माना जाता है। नागार्जुन महायानी बौद्ध दार्शनिक जो शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चरक संहिता की रचना करता, यह चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये चारों विद्वान कनिष्क के काल के ही माने जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कनिष्क के काल में साहित्य की क्या रचना हुई। कनिष्क की ख्याति एक विजेता से ज़्यादा धर्म संरक्षक, कला साहित्य के महान पोषक, विद्या अनुरागी शासक के रूप में है। उसका समकालीन आश्रय प्राप्त अश्वघोष अपने उत्कृष्ट कृतियों के लिए भारत में ही नहीं विश्व साहित्य में आदरणीय है। एक अनुश्रुति के अनुसार कनिष्क उसे पाटलिपुत्र से लाया था। वह महान दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार, उपदेशक और उससे भी ऊपर एक कवि था। उसका महाकाव्य बुद्ध चरित्र संस्कृत साहित्य का अनमोल रत्न माना जाता है। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि महाकवि कालिदास पर अश्वघोष का काफी प्रभाव था। सौंदर्यानंद अश्वघोष का अन्य काव्य है। ये अद्भुत कृति है जिसमें बौद्ध के चचेरे भाई नंद के दीक्षा लेने का काव्य में वर्णन है। सारीपुत्र प्रकरण उसका प्रसिद्ध नाटक है। नागार्जुन कनिष्क के समय का दूसरा प्रमुख दार्शनिक था। वह विदर्भ का ब्राह्मण था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वह महायान का महान दार्शनिक था। उसका सापेक्षवाद और शून्यवाद बौद्ध दर्शन की बड़ी देन है। नागार्जुन शून्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नागार्जुन की चिकित्सा में रस चिकित्सा का प्रयोग एक नवीन और महत्वपूर्ण देन है। वह भारतीय रासायन चिकित्सा का प्रवर्तक था। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष अश्वघोष का गुरु वासुमित्र भी एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक था। उसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का विद्वत्तापूर्ण टीकाएं लिखी है। कनिष्क के दरबार में पार्श्व और संघरक्षक जैसे अन्य बौद्ध विद्वान थे। भारतीय आयुर्वेद का महान चिकित्सक चरक कनिष्क का राजवैद्य था। चरक संहिता आज भी आयुर्वेद के आधारभूत और अमूल्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है कला में कनिष्क का योगदान। पहला है इसमें गांधार कला। कनिष्क कलाओं का महान संरक्षक और निर्माता था। उसके काल में मूर्ति कला की दो विशिष्ट शैलियों का उद्भव हुआ। विद्यार्थियों, बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण इस काल की विशिष्टता कही जाती है। बुद्ध का पूर्व में प्रतीकात्मक अंकन ही होता था। महायान के प्रभाव से बुद्ध की बहुविधा असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ और यहाँ तक कि इसी बुद्ध बहुलता से के कारण इस क्षेत्र में मूर्तियों को बुद्ध या बुद्ध कहा जाने लगा। गांधार शैली में यूनानी मूर्तिकला एवं भारतीय मूर्तिकला के तत्वों का समन्वय एक सुखद था। इस शैली में बनी मूर्तियां अधिकतर गांधार क्षेत्र में उपलब्ध होने के कारण इसे गांधार शैली कहा जाता है। इस शैली की मूर्तियां पाकिस्तान में प्राप्त हुई है। इस काल में स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ। वस्तुतः गांधार शैली भारतीय विषय का यूनानी रोमन शैली में अंकन है। दूसरा है मथुरा कला शैली। कनिष्क के समय में मूर्ति कला का दूसरा बड़ा केंद्र मथुरा था। मथुरा शैली का उत्कर्ष वस्तुतः सारनाथ, सांची, भरूच के कला तत्वों में हुआ है और उस पर भी गांधार तत्वों का प्रभाव देखा जाता है, परंतु मथुरा शैली निश्चय ही भारतीय शैली थी। वास्तुकला। कनिष्क ने मूर्ति कला के समान ही वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। उसने अनेक विहारों का निर्माण कराया। युआन चौंग व राजतरंगिणी के अनुसार उसने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार बनवाए। पुरुषपुर में कनिष्क ने एक 13 मंजिली और 400 फुट ऊंची मीनार का निर्माण कराया। उसके ऊपर लोहे का एक बड़ा छत्र लगवाया। उसे युआन चांग ने 6ठी शताब्दी में भी देखा था। एक सुंदर बौद्ध विहार भी इसी के समीप निर्मित है। अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी में इस मीनार का उल्लेख कनिष्क चैत्य के नाम से किया है। तक्षशिला के पास सिरकप नामक स्थान पर एक नगर और पुरुषपुर के समीप उसने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया।
कश्मीर में एक नगर कनिष्कपुर बसाने का भी उल्लेख कन्नड़ ने किया है। वास्तव में कनिष्क कलाओं का महान संरक्षक माना जाता है। कनिष्क का शासन प्रबंध। कनिष्क ने अपने विशाल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था के लिए प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। उसने संभवतः यूनान ईरान में प्रचलित क्षत्रप व्यवस्था अपनाई। उसके साम्राज्य में विभिन्न प्रदेशों में क्षत्रपों की नियुक्ति होगी, परंतु इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि अभिलेखों से कुछ क्षत्रपों का उल्लेख मिलता है। कनिष्क के तीसरे वर्ष में सारनाथ अभिलेख में महाक्षत्रप खरपल्लन और क्षत्रप ननस्पर का उल्लेख मिलता है। संभवतः पिता पुत्र थे और कनिष्क के साम्राज्य के पूर्वी प्रदेश का शासन कार्य देख रहे थे। 11वें वर्ष का जद्दा अभिलेख लियक के किसी वंश के क्षत्रप का उल्लेख करता है, जो संभवतः तक्षशिला अभिलेख के महाराज मोह का चक्षु प्रदेश व क्षत्रप लियक कुसलुक था। 18वें वर्ष में माणिक्यला अभिलेख से किसी वैशपति नामक क्षत्रप का उल्लेख है। कुछ विद्वान शहरात वंशीय शक क्षत्रप नहपान को भी पश्चिमी प्रदेश में कनिष्क का क्षत्रप मानते हैं, परंतु ये विवादास्पद है। कनिष्क ने संभवतः 23 वर्ष तक शासन किया, किंतु कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार उसने 45 वर्ष तक शासन किया। तदुपरांत उसके सेनापतियों ने ही उसकी हत्या कर दी। कनिष्क का मूल्यांकन। कनिष्क अपनी उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत के महान सम्राटों में स्थान रखता है। वह साम्राज्य निर्माता ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का संरक्षक भी था। कनिष्क ने अपने दरबार में अनेक उद्भट विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। उसने भारतीय धर्म, भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। कनिष्क के समय ही यूनानी कला और भारतीय विषयों वाली गांधार कला शैली का विकास हुआ, तो पूर्णतः भारतीय मूर्ति कला की मथुरा शैली का विकास भी उसी काल में हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म कनिष्क का व्यक्तिगत धर्म था, किंतु सभी धर्मों के प्रति वह सहिष्णु था। इस संबंध में स्मिथ कहते हैं कि कनिष्क की ख्याति उसकी विजयों से नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के संरक्षक होने में निहित है। हेमचंद्र राय चौधरी की भी ऐसी मान्यता है कि उसने शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण देने के कारण उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। कनिष्क एक विजेता सेनानी है कि नहीं, श्रेष्ठ निर्माता भी था। पुरुषपुर में बनवाए संघाराम और स्तूप इसका प्रमाण है। वह एकाधिक नगरों का भी निर्माता था। राजतरंगिणी में उसे कश्मीर के कनिष्कपुर बसाने का उल्लेख है। पुरुषपुर और तक्षशिला के समीप सरकप नामक नगर पर नया नगर बसाने का श्रेय भी कनिष्क को ही जाता है। वस्तुतः कनिष्क के व्यक्तित्व में तथा चंद्रगुप्त मौर्य की व्यक्तित्व में जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक प्रतिभा झलकती है, वहीं बौद्ध धर्म के प्रति अशोक महान जैसा अनुराग और उत्साह भी था। इतना होने पर भी जिस साम्राज्य का उत्थान होता है, उस साम्राज्य का पतन अवश्य होता है। तो हम ये देखेंगे कि कुषाण साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। कनिष्क के पश्चात उसका उत्तराधिकारी वासविक गद्दी पर बैठा। वह मथुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों पर शासन करता था। वासविक के पश्चात हुविष्क राज सिंहासन पर बैठा। उसने 30 साल तक शासन किया। इसके पश्चात वासुदेव प्रथम राजा बना। उसके शासनकाल में फारस के सरसानी वंश के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में उसकी सत्ता का पतन आरंभ हो गया। योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव के कारण नाग वंश और गुप्त वंश आदि नए वंशों के उदय के कारण कुषाणों की सत्ता का धीरे धीरे पतन हो गया। A.L. बाशम ने कनिष्क के पश्चात कुषाणों के वंश वृक्ष को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कनिष्क के दो पुत्र हैं, वासविक और हुविष्क के दो पुत्र हैं, कनिष्क सेकंड और हुविष्क सेकंड, और हुविष्क सेकंड का पुत्र है कनिष्क द्वितीय का पुत्र है वासुदेव। इति। नमस्कार।